हेलो एवरीवन। जिसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था, सेक्शन 40 ऑफ इनकम टैक्स किस लिए होता है। जो सेक्शन 40 है, जो 40 का सेक्शन 40 का जो सीरीज है वो होता है डिसअलाउंसेस के लिए। आज हम बात करेंगे सेक्शन 40A सब सेक्शन 7 की, जो बात करता है कि डिसअलाउंस ऑफ प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी। जब भी कोई एसएससी जो टैक्स पेयर जिसका इनकम कहाँ पे टैक्स ऑफर होता है टैक्स के लिए, अंडर द हेड बिजनेस और प्रोफेशन में ऑफर होता है, अगर वो प्रोविजन किसके लिए करता है, ग्रेच्युटी के लिए, तो वो क्या होगा, डिसअलाउ होगा। वो क्या होगा, ग्रेच्युटी का प्रोविजन जो करता है प्रोविजन डिसअलाउ, ग्रेच्युटी का वो अलाउ नहीं होगा। तो ग्रेच्युटी किस लिए होता है, ग्रेच्युटी होता है किस लिए कि जब भी कोई एम्प्लॉय अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन से क्या करता है, रिटायर करता है या तो उसकी सर्विस टर्मिनेट होती है, तब उसके एवज में उसे क्या दिया जाता है, ग्रेच्युटी दी जाती है, जिसमें ग्रेच्युटी पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इसके लिए है, जिसमें कंटिन्यूस सर्विस 5 ईयर्स का होना चाहिए। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट होता है यहाँ पे, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट है ये 1972। इसमें कुछ तो अगर हम किसी भी एम्प्लॉय के टर्मिनेशन के लिए या जब वो रिटायर करता है उसके एवज में अगर कुछ पेमेंट करते हैं, अगर उसका हम क्या करते हैं, प्रोविजन बनाते हैं किस लिए, ग्रेच्युटी के लिए, तो क्या होगा, डिसअलाउ होगा। कुल मिला क्या है, अगर ग्रेच्युटी क्या है, प्रोविजन है, तो डिसअलाउ होगा। अब इसके बाद आती है क्या कि अगर हमने एसएससी ने अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में का प्रोविजन बनाया है। अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड क्या होता है, जो ग्रेच्युटी फंड बनाएंगे अप्रूव्ड किसके होगा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा वो अप्रूव होगा। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स उसको क्या करेगा, अप्रूव करेगा किसको, ग्रेच्युटी फंड को। अगर हमने क्या करा है, अब कमिश्नर ने क्या करा है, किसी ग्रेच्युटी फंड को अप्रूव करा है, तो अगर हम अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के लिए अगर हम क्या करेंगे, अगर कोई प्रोविजन बनाते हैं तो डिसअलाउ नहीं होगा। मतलब अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड के लिए जो प्रोविजन बना हुआ है, हमने बनाया है पेमेंट के लिए, वो डिसअलाउ होगा। और दूसरी बात आती है क्या कि ड्यूरिंग द ईयर किसी एम्प्लॉय का क्या हो गया, वो रिटायर कर गया या उसकी डेथ हो गई या सर्विस से टर्मिनेट कर दिया गया, तो उस केस में अगर कोई ग्रेच्युटी का प्रोविजन होता है तो अलाउ होगा। दो कंडीशन यहाँ पर, जो एक्सेप्शन क्या है, ग्रेच्युटी का प्रोविजन हमें अलाउ नहीं होता, जो हमने ग्रेच्युटी का प्रोविजन बनाया है पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय के लिए ग्रेच्युटी का, वो अलाउ नहीं होगा। दो कंडीशन इसमें हैं, दो सिचुएशन ऐसे हैं, दो एक्सेप्शन ऐसे हैं कि जहाँ पर प्रोविजन ऑफ ग्रेच्युटी फंड अलाउ होता है। पहला क्या है कि अगर कोई ग्रेच्युटी फंड जो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव्ड है, मतलब अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड है, अगर हम उसके लिए कोई प्रोविजन बनाते हैं तो वो अलाउ होगा। दूसरा सिचुएशन ये है, या दूसरा एक्सेप्शन ये है कि जो भी अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई एम्प्लॉई अगर रिटायर करा है या उसकी डेथ हो गई या उसका टर्मिनेशन ऑफ सर्विस हो गया, इस केस में अगर कोई प्रोविजन बनता है तो अलाउ होगा एज पर सेक्शन 40A सबसेक्शन 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आई होप ये ग्रेच्युटी वाला फंड आप लोगों को, ग्रेच्युटी फंड का जो कॉन्सेप्ट है समझ में आ गया होगा। अब बात आती है क्या, सेक्शन 40A सबसेक्शन 9। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस करा कि सेक्शन 40 मीन्स डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस। यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या करता है कि वो किसी भी फंड में क्या करता है, अपने प्रॉफिट को कम करने के लिए किसी भी फंड, ट्रस्ट में, ईओपी में, बीओआई में, किस में ट्रांसफ़र करता है, वो क्या हो जाएगा, वो डिसअलाउ होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर जो करेंगे एम्प्लॉयर क्या करेगा, उसमें बोलेंगे जी कोई ट्रस्ट बना दी, कोई फंड पर क्रिएट कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसमें बोलेंगे ये, किससे क्या होगा, एम्प्लॉय का बेनिफिट होगा। बट यहाँ पे कोई जेन्युइन बेनिफिट नहीं होता है, जो सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 है उसकी बात करता है। वहाँ पर बस इनका मेन पर्पस क्या होता है, इनका प्रॉफिट कम करना, अपनी बेनिफिट देखना,
मतलब एम्प्लॉयर अपनी बेनिफिट देखता है ना कि एम्प्लॉय की बेनिफिट देखता है। और क्या होता है, इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट किसको होता है, एम्प्लॉयर को होता है। यहाँ पे इस सेक्शन में बोल रहा है, दिस सबसेक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कर्ब द ग्रोइंग प्रैक्टिस अमंगस्ट द एम्प्लॉयर टू क्लेम डिडक्शन फ्रॉम टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड अपरेंटली टू द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय from which however no genuine benefit flow to the employee। यहाँ पर वेलफेयर की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, एम्प्लॉय की। मतलब वेलफेयर यहाँ पर किसका होगा, इनडायरेक्ट वे में किसका वेलफेयर होगा, एम्प्लॉयर का बेनिफिट, एम्प्लॉयर का वेलफेयर होगा। तो मतलब क्या है कि अगर कोई भी फंड, ट्रस्ट या कोई कुछ भी है, अगर वो बनता है या सोसाइटी बनती है जिसमें वो बोलते हैं कौन, एम्प्लॉयर, कि हमने एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए बनाया है, उसके वेलफेयर के बनाया है, तो वो अलाउ नहीं होगा। मेन पर्पस क्या है, इनको अपने प्रॉफिट को कम करना और गवर्नमेंट को टैक्स कम देना। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली बेनिफिट किसको है, एम्प्लॉयर को है। इसके बाद क्या बोलता है इस सेक्शन में, नो अकॉर्डिंगली नो डिडक्शन विल बी अलाउड वेयर द एसएससी pays in his capacity as an employer any sum towards setting up of formation of or its contribution to any fund, trust, company, association of person, body of individual, society registered under the Society Registration Act 1860 or other institution for any purpose। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन कहाँ करा है, कोई फंड में, कोई ट्रस्ट में, कोई कंपनी में, एओपी में, बीओआई में, सोसाइटी में, वो क्या होगा, हमें अलाउ नहीं होगा अंडर सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में। बट यहाँ पर दूसरी बात क्या आती है, क्या कि जो यहाँ पर वेयर एनी सच सम पेड in respect of the fund covered by the section 36(1) subsection 4, 36 subsection 1 subclause 4A और similarly section 36(1) subsection सबक्लोज 5 में यहाँ पर क्या बोलता है, अगर यहाँ पर कवर्ड है ये, तो इसका डिडक्शन हमें 36 में मिल जाएगा, कि ना कि जो भी पॉइंट्स वो कवर्ड कहाँ है, सेक्शन 36 में कवर्ड हैं, उसका डिडक्शन 36 में मिलेगा, ना कि 40A(9) में। एक डेरिवेटिव के केस में होता है क्या है, मार्क टू मार्केट लॉस होता है। वहाँ पर डेरिवेटिव के केस में जब आप लोग एसएफए में पढ़ेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, मार्क टू मार्केट लॉस होता है। मार्क टू मार्केट लॉस क्या होता है, डेरिवेटिव केस में होता है, जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो हमें क्या होगा, अलाउ नहीं होगा। मार्क टू मार्केट लॉस हमें अलाउ नहीं होगा। मार्क टू मार्केट लॉस क्या होता है, एक डेरिवेटिव के केस में वो डेरिवेटिव में होता है जो एक्सपेक्टेड लॉस होता है, ना कि वो एक्चुअल लॉस होता है। डेरिवेटिव के केस में वो क्या होता है, मार्क टू मार्केट लॉस एक्सपेक्टेड लॉस होता है, एक्चुअल लॉस नहीं होता, इसलिए उसका डिडक्शन नहीं मिलता है। इसके लिए इन्होंने एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया है, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 सब क्लोज कितना है ये 18 में। वहाँ पर इन्होंने बोला है कि मार्क टू मार्केट लॉस अलाउ होगा कब, जब हमने उसका अकाउंटिंग किस बेस पे करा है, एक्सपेक्टेड लॉस का हमने कंप्यूट किस बेस पे करा है, ICDS के अकॉर्डिंग हमने उसका कंप्यूटेशन करा है किसका, मार्क टू मार्केट लॉस का। सेक्शन 36(1) 18 क्या बताता है कि मार्क टू मार्केट लॉस हमें अलाउ होगा अगर हमने मार्क टू मार्केट लॉस का कंप्यूटेशन किस बेस पे करा है, जो ICDS है, जो ICDS है, हमने अगर उसके अकॉर्डिंग अगर इसका कंप्यूटेशन करा है, किसके अकॉर्डिंग, ICDS के अकॉर्डिंग, तो हमें वो अलाउ होगा। अदरवाइज मार्क टू मार्केट लॉस अलाउ नहीं होगा। फॉर द रीजन मीनिंग दैट मार्क टू मार्केट लॉस क्या है, एक एक्सपेक्टेड लॉस है, ना कि एक्चुअल लॉस है। थोड़ा एक बार इसको समझते हैं। सेक्शन
Section 40A, subsection 13 provides that no deduction or allowance in respect of any mark-to-market loss or other expected loss shall be allowed except as allowance under Section 36 subsection 1 subclause 18 की बात करता है यहाँ पर। Section 36 subsection 1 clause 18 provides that mark-to-market loss or other expected loss as computed according with the ICDS notified under Section 145 subsection 2 would be allowed as deduction. ICDS provides that mark-to-market loss would not be allowed unless the same is accordance with the any other ICDS. Therefore, only mark-to-market loss specifically permitted under any other ICDS would be allowed as deduction under Section 36. Other mark-to-market loss would not be allowed as deduction as per the Section 40A subsection 13. This amendment is effective from so and so. ये अमेंडमेंट कब आया था? अमेंडमेंट आया था ये आपका फाइनेंस एक्ट 17 में, और अप्लीकेबल कब से था? असेसमेंट ईयर 17-18 से अप्लीकेबल था ये। तो आई होप जो